Well, so in this uh, last lecture, a few writing reflexes I had, I had skipped. So राइटिंग रिफ्लेक्सेस में मुझे ये बताना है आपको कि ये जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पे दिखाया है वो सब टोटल राइटिंग रिफ्लेक्सेस है। ये लेबिरिंथाइन राइटिंग रिफ्लेक्स और टोनिक लेबिरिंथाइन रिफ्लेक्स ये दोनों अलग है। नेक राइटिंग रिफ्लेक्स और टोनिक नेक रिफ्लेक्स ये भी अलग है। तो सबसे पहले तो पोस्चर की डिस्कशन में मैं ये थोड़ा एलाबोरेट करना चाहूँगा। हमने लास्ट ये राइटिंग रिफ्लेक्सेस के बारे में बात कर रहे थे। तो राइटिंग रिफ्लेक्सेस मतलब क्या होता है कि कोई एनिमल जब भी वो सुपाइन मतलब वो ग्राउंड पे लेटा हुआ होता है तो उसको अपने बॉडी को इरेक्ट पोस्चर में लाना है, तो ये रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे। जैसे हेड अगर उसको मान लो कि आपने फोर्सिबली उसको लेटाया है तो उसको जो लेबिरिंथाइन राइटिंग रिफ्लेक्स है, लेबिरिंथ मतलब कि आपके जो पोस्चर का जो सेंस करता है वेस्टिबुलर अपारेटस, जो टेम्पोरल बोन में होता है वेस्टिबुलर अपारेटस, तो वो उसका जो सेंस करता है इनबैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वो इनबैलेंस जो सेंस होता है, जैसे एक कान में सेंस एक वेस्टिबुलर अपारेटस में राइट साइड के वेस्टिबुलर अपारेटस में ज्यादा होगा, लेफ्ट साइड के वेस्टिबुलर अपारेटस में कम होगा, बिकॉज द एनिमल इज लाइंग ऑन द ग्राउंड फ्लैट। Because of that disturbance, the animal will sense, right? So stimulus is gravity, response is righting of head. Head को वो erect posture में लाने की try करेगा. So the otolith organ, right? That is the receptor. नेक राइटिंग रिफ्लेक्स मतलब कि जब भी हेड अगर इरेक्ट हो जाएगा और बॉडी वैसे का वैसा रहेगा तो नेक स्ट्रेच होगा। तो उसकी वजह से रिस्पॉन्स क्या होगा, राइटिंग ऑफ थोरैक्स, शोल्डर एंड पेल्विस सीक्वेंशियली एक के बाद एक पहले थोरैक्स राइट होगा, फिर शोल्डर राइट होगा और फिर पेल्विस। तो इसका रिसेप्टर है मसल स्पिंडल जो कि नेक मसल्स के अंदर होते हैं। उसके बाद आएगा बॉडी राइटिंग रिफ्लेक्स। तो बॉडी ऑन हेड है, बॉडी ऑन बॉडी। तो ये जैसे लेबिरिंथाइन राइटिंग रिफ्लेक्स है जो हेड को इरेक्ट करता है, हेड को राइट करता है, उसी तरह ये बॉडी ऑन हेड मतलब कि बॉडी भी हेड को कंट्रीब्यूट करेगा उसको इरेक्ट करने के लिए, उसको राइट करने के लिए, उसको इरेक्ट पोस्चर में लाने के लिए बॉडी भी ट्राई करेगा। तो एक साइड पे राइट साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा, लेफ्ट साइड पे कम होगा, बिकॉज एनिमल इज लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड। तो उसकी वजह से एक्सटेरोसेप्टर्स मतलब कि जो स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स है, मीजनस मर्कल्स वगैरह, जो प्रेशर रिसेप्टर्स हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, तो वो सब एक्टिवेट होंगे और उसकी वजह से हेड को इरेक्ट करेगा। तो ऐसे देखा जाए तो एकदम सिंपल लगता है कि एनिमल फ्लैट ग्राउंड पे है और अपने आप से वो खड़ा हो जाएगा। आपने फोर्सिबली उसको लेटाया है तो अपने आप खड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दीज आर ऑल द रिफ्लेक्सेस, ये सभी रिफ्लेक्सेस काम करते हैं, हम में भी काम करते हैं। इफ वी आर लाइंग ऑन लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल पोजिशन, देन दीज ऑल रिफ्लेक्सेस आर देयर विच विल हेल्प अस टू स्टैंड। इट लुक्स वेरी सिंपल बिकॉज दे आर नॉट एबनॉर्मल, मतलब जो एबनॉर्मल होते हैं उनमें ये दे आर लॉस्ट। तो ये बॉडी ऑन हेड हो गया, और बॉडी ऑन बॉडी मतलब कि बॉडी खुद अपने आप को इरेक्ट करने की ट्राई करेगी। तो सेम स्टिमुलस से प्रेशर ऑन द बॉडी, साइड ऑफ बॉडी, एक्सटेरोसेप्टर्स है, ये जो है वो जैसे सेम रिसेप्टर्स है जो एनिमल के जो स्किन में होंगे। और राइटिंग ऑफ बॉडी इवन व्हेन द हेड इज हेल्ड साइडवेज, मतलब मान लो कि हेड पे आपने फोर्स किया है और हेड को आप फोर्स करके ग्राउंड पे ही रखोगे, फिर भी बॉडी से वो उछलने की ट्राई करेगा। तो दिस इज द डायग्राम। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ लास्ट टाइम, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा स्लाइड फास्ट मूव करूंगा। यस, तो दिस इज द काउ विच इज लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड। तो ये हेड राइटिंग रिफ्लेक्स में क्या होगा कि यहाँ पे ऑटोलिथ ऑर्गन सेंस करेंगे, हेड ये इरेक्ट हो जाएगा, राइट। ये मत पढ़ो अभी, ये बॉडी ऑन हेड राइटिंग रिफ्लेक्स मतलब ये सबसे पहले ये लेबिरिंथाइन रिफ्लेक्स, फिर हेड इरेक्ट हो गया तो नेक से स्ट्रेच होगा, राइट। इसके बाद आएगा बॉडी ऑन हेड। तो बॉडी ऑन हेड मतलब कि ये बॉडी के यहाँ से स्किन में से स्टिमुलस जाके हेड को इरेक्ट करेंगे।
राइट, और बॉडी ऑन बॉडी। तो सीक्वेंशियली पहले हेड, फिर नेक, फिर ये अपर थोरैक्स, फिर ये एब्डोमेन वाला हिस्सा, और फिर ये लास्ट पेल्विस। आप कभी भी काव या कोई एनिमल फ्लैट होता है उसको आप खड़े होते देखेंगे तब आपको ये ज़्यादा पता चलेगा। तो द राइटिंग रिफ्लेक्स कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ रिएक्शन, चेन होता है पूरा, तो उसकी वजह से ये आदमी, दिस एनिमल कैन स्टैंड अप। तो द इंटीग्रेटिंग सेंटर, ये सभी रिफ्लेक्स का मेन सेंटर कहाँ पे, मिड ब्रेन में है, ये आपको याद रखना है। ओके, so this was the thing which I wanted to elaborate. अब आते हैं हम खास इस पे रेगुलेशन के अंदर रोल ऑफ डिफरेंट। हमने ये चीज़ देख ली, मैकेनिज्म कौन से मैकेनिज्म पोस्चर मेंटेन करने के लिए इन्वॉल्व है, सभी पोस्चरल रिफ्लेक्सेस देख लिए। अब लास्ट आता है कि ब्रेन के अलग अलग हिस्सों का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल है उनका पोस्चर मेंटेन करने के लिए। So, first of all, I would like to bring you back to the regulation of muscle tone. यहाँ से ये आपको अगर लेक्चर को आगे समझना है तो रेगुलेशन ऑफ मसल टोन एक बार रिकैपिचुलेट करना होगा। कि हमने देखा था कि एक्स्ट्रा पिरामिडल जो ट्रैक्स थे उसमें एक्साइटेटरी थे और इनहिबिटरी थे। एक्साइटेटरी कौन थे? तो एक थे कि ये लेटरल वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, मतलब कि जो वेस्टिबुलोस्पाइनल पाथवे है उसमें स्पेशली ये लेटरल, तो इसको स्टिमुलस मिलता है। ये पर्टिकुलर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होता है, डायटर्स न्यूक्लियस, उसको स्टिमुलस मिलता है वेस्टिबुलर अपैरेटस से और दूसरा सेरेबेलम से। दो जगह से उसको स्टिमुलेशन खास मिलता है मेन। दूसरे सेंटर्स भी कंट्रोल करते हैं लेकिन ये दो मेन है बिकॉज रेगुलेशन ऑफ दिस टोन, राइट। तो अभी एक्साइटेटरी पाथवे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट? It helps to maintain posture and to support against gravity. तो ये टोन को बढ़ाएगा, खास करके एक्सटेंसर मसल से उनका टोन ये ज़्यादा बढ़ाएगा। इरेक्ट पोस्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ट्रैक्ट है मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट या फिर पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। स्पॉन्टेनियसली एक्टिव होता है, इसको किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। ये स्पाइनल अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स को कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करते रहता है, स्पेशली गामा मोटर न्यूरॉन, राइट। और इसी की वजह से इट लीड्स टू हाइपर एक्टिव स्ट्रेस रिफ्लेक्स। ये स्ट्रेस रिफ्लेक्स को ज़्यादा बढ़ाता है, मतलब ज़्यादा टोन बढ़ाता है। तो लैटरल वेस्टिबुलोस्पाइनल एंड मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल, ये दो ट्रैक्ट्स है जो दोनों साथ में काम करेंगी और वो एक्साइटेटरी है। एक्साइटेटरी मतलब टोन को बढ़ाती है। उसमें भी ये मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल या फिर पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्टिबुलोस्पाइनल से, राइट। किस चीज़ के लिए? तो एबनॉर्मल स्टेट में जो टोन बढ़ाती है जो कंडीशन, उसमें ये इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। मतलब नॉर्मल में तो दोनों रहती है, काम करेंगे, लेकिन जब एबनॉर्मल कंडीशन होती है तब पोंटाइन वाला ज़्यादा एक्टिव होता है। एंड इट इज अनअफेक्टेड बाय मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स इसको कोई इनहिबिशन या कुछ नहीं करेगा। इसके बाद आता है इनहिबिटरी। तो इनहिबिटरी में आपको ये चीज समझना है कि जो मेड्यूलरी या फिर लैटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, पोंटाइन मतलब मीडियल, मेड्यूलरी मतलब लैटरल। तो मेड्यूलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है उसको वो जो मेडुला से निकलती है उसको मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं या फिर लैटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये लैटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है, ये अल्फा और गामा, स्पेशली गामा को इनहिबिट करेंगे वाया इंटरन्यूरॉन्स। वो गामा को वो इनहिबिट करेंगे, मतलब कि स्ट्रेस रिफ्लेक्स को इनहिबिट करेंगे, मतलब वो टोन कम करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है बिकॉज हमने आगे की जो दो ट्रैक्स देखी, वेस्टिबुलोस्पाइनल और जो पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल और जो लैटरल वेस्टिबुलोस्पाइनल, वो दो टोन को बढ़ाती है। तो उसको अपोज करने के लिए कुछ चाहिए, तो ये मैकेनिज्म है, अपोज करेगा तो उससे बैलेंस बनेगा, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये स्पॉन्टेनियसली एक्टिव नहीं होता। ये जो मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है लैटरल आरएफटी, इसको यदि मोटर कॉर्टेक्स से
एक्साइटेटरी इन्फ्लुएंस मिलेगा तब जाके वो इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस स्ट्रेच रिफ्लेक्स पे बना के रखेगा. So the cortex controls the motor cortex controls the lateral RST and then only it can inhibit the stretch reflex. So this is important. तो ये मैंने रिवाइज किया क्योंकि आगे समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई होप दी आई एम जस्ट आस्किंग इन द ग्रुप, आई होप दिस रेगुलेशन ऑफ टोन इज क्लियर, बिकॉज यदि ये इसमें दिक्कत होगी तो आगे आपको समझने में थोड़ा जो और कंसेप्ट है डिसेरेब्रेट रिजिडिटी वगैरह, तो दैट वुड बी अ बिट डिफिकल्ट. Okay, so that's good going. Now, since that lot of people are properly reading the CNS, that's good, that's great. अब ये देख लो कि हमको ये जो मैंने पूरा इंडू खुराना से लिया, ये मैं इससे वीडियो पे मैं बोल रहा हूँ. आई हैव टेकन ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम इंडू खुराना बिकॉज आई फाउंड इट क्वाइट रिसोर्सफुल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. बाकी कोई और बुक में इतना अच्छे से जैसे मतलब समझने के लिए लाइक यू नो सिस्टमेटिकली नहीं दिया है. फाइन, इफ अदर बुक्स आर देयर देन प्रोबेबली आई एम नॉट अवेयर, बट दिस इज हाउ इट इज. नाउ ये एक चीज है, जैसे आपको ये समझना है कि ब्रेन में बहुत सारे, आपको एनएस में भी, एनाटॉमी में भी अभी ब्रेन शुरू हो गया है. आपको पता होगा कि ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे सेंटर्स है. तो जो पोस्चर के लिए जो पर्टिकुलर है, बहुत सारे रीजन्स इन्वॉल्व है पोस्चर मेंटेन करने के लिए. हमने अभी तक पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल देखा और ब्रेनस्टेम के कुछ सेंटर्स देखे, बस बहुत सारे रिफ्लेक्सेस और बहुत सारे इंट्रिकेट कंट्रोल होता है और इतना इजीली नहीं है समझना उसको. तो जब ये साइंटिस्ट पहले उसको डिस्कवर व्हेन दे वर एक्टिवली रिसर्चिंग दिस, जब ये लोग ये रिसर्च कर रहे थे पोस्चर के बारे में, तब उनने क्या किया कि जैसे कैसे मतलब ये डिसाइड करना है कि ये पर्टिकुलर सेंटर है, ये टोन को बढ़ाता है, या फिर ये पर्टिकुलर सेंटर है, ये टोन को कम करता है. तो ये अभी हमको पता है बिकॉज ये रिसर्च हो चुका है, तब किसी को पता नहीं था. तो व्हाट दे डिड कि कैट और डॉग को उनका जो स्पाइनल कॉर्ड कभी काट देते थे, स्पाइनल मतलब सर्वाइकल लेवल पे, फिर सोचा कि सर्वाइकल लेवल पे काटे, चलो और ऊपर जाते, ब्रेन स्टेम में काटते इसको और फिर देखते, ब्रेन स्टेम से फिर होकर और ऊपर मिड ब्रेन के ऊपर जाते. तो sequentially, you know, they started performing this experiment and they found that इस टाइप का प्रिपरेशन होता है. प्रिपरेशन मतलब कि इस टाइप का लीजन, इस टाइप का हम यदि सेक्शन करेंगे और एनिमल में फिर रिजल्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, तो एनिमल को वो एक पर्टिकुलर नाम दे दिया. ओके, तब ये स्पाइनल कॉर्ड को काटा तो स्पाइनल एनिमल, उस तरह से उन्होंने नाम दिया. तो स्पेशली कैट्स में किया गया था ये सब. तो न्यूरैक्सिस मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, वो जो पूरा एक वर्टिकल बनता है उसको न्यूरैक्सिस बोलते हैं. ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड का जो पूरा कंटिन्यूस बनता है उसको न्यूरैक्सिस बोलते हैं. एक्सिस, न्यूरल एक्सिस. अब यहाँ पे देख लो, ये मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला और नीचे स्पाइनल कॉर्ड, तो ये पूरा एक वर्टिकल, एक थोड़ा बहुत वर्टिकल बनेगा, तो उसको न्यूरैक्सिस. ये सभी यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स है, सेरेबेलम भी है जो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे. ये बात आपको मैं बता दूं कि सेरेबेलम ब्रेनस्टेम से कनेक्टेड है 3 पाथवेज से. कौन से पाथवेज आप बताओगे? हाउ इज सेरेबेलम कनेक्टेड टू ब्रेनस्टेम? रिप्लाई मी इन द दिस ग्रुप. हाउ इज cerebellum connected to brainstem? cerebellar peduncles कौन से है? cerebellar peduncles कितने हैं और कौन से हैं? Can you name them? 3 peduncles. Which are they? Superior, middle and inferior. Fine. तो सुपीरियर किसको कनेक्ट करेगा? सुपीरियर सेरेबेलम को किसके साथ कनेक्ट करेगा? मिड ब्रेन. और मिडल सेरेबेलर पेडंकल टू पॉन्स. गुड. और इंफीरियर मेडुला. ओके, आई गॉट इट. सो दैट्स गुड.
सो ये आपको एनेट में ये खास पूछते हैं, ये सेरेबेलम के रिलेटेड, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन, लेट्स मूव ऑन. सो colliculus. At the intercollicular level, if you transect, we have a decerebrate animal. Now you go higher. आप सुपीरियर कॉलिकुलस को भी छोड़ दोगे और उसके ऊपर जहाँ पे जस्ट मिड ब्रेन शुरू हो रहा है, मतलब थैलामस, मिड ब्रेन के ऊपर आएगा थैलामस, राइट. सो अबव मिड ब्रेन, यहाँ पे मिड ब्रेन के ऊपर आपको ये थैलामस मिलेगा. तो यहाँ पे यदि आप ट्रांसजेक्ट करोगे तो उसको रोस्ट्रल बॉर्डर ऑफ मिड ब्रेन, तो उसको मीजनकेफेलिक एनिमल या फिर हाई डीसेरेब्रेट एनिमल, दिस इज हाई डीसेरेब्रेट एनिमल. तो ये आपको ये याद रखनी है टर्मिनोलॉजी. टेलेनकेफेलॉन किसे बोलते हैं, डायनकेफेलॉन किसे बोलते हैं, मीजनकेफेलॉन, माइलेनकेफेलॉन, ये सब अलग अलग टर्मिनोलॉजी है. एम्ब्रियोलॉजी में ये कवर होता है. डोंट फॉरगेट टू रीड एम्ब्रियोलॉजी. सो मीजनकेफेलॉन बोलते हैं इसको. और अभी फाइनली यू गो स्टिल हायर. आपने यहाँ पे थैलामस है और इसके ऊपर आता है यहाँ पे बेसल गैंग्लिया. ये कॉर्डेट न्यूक्लियस आएगा यहाँ पे, और सब इसका जो पूरा कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस सब आएगा. तो आपने इसको भी छोड़ दिया और आपने यहाँ पे, मतलब कि यहाँ से आपने पूरा स्लाइस कर दिया. जैसे आप उस चीज को आप स्लाइस करते हो, वैसे ब्रेन को आपने यहाँ से पूरा स्लाइस कर दिया. तो इसको बोलेंगे कि यहाँ पे अभी सिर्फ कंट्रोल आ गया. यहाँ पे बेसल गैंग्लिया है, थैलामस है और ये ब्रेन स्टेम, बाकी सब अलग हो गया. तो दैट इज नोन एज डी कॉर्टिकेट. कॉर्टेक्स को निकाल दिया, डी कॉर्टिकेट, राइट. और यहाँ पे डी सेरेब्रेट मतलब सेरेब्रम को निकाल दिया, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को. तो ये याद रखने का तरीका है. तो सबसे पहला आएगा स्पाइनल कॉर्ड का रोल क्या है. मतलब सबसे पहले उन्होंने स्पाइनल एनिमल बनाया, सर्वाइकल लेवल पे विजन करके देखा कि भाई क्या तकलीफ हो रही है एनिमल को. तो स्पाइनल एनिमल इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांजैक्शन इन द स्पाइनल कॉर्ड एट सर्वाइकल रीजन, राइट. सर्वाइकल रीजन, राइट, बिकॉज अभी यहाँ पे इन लोग ने देखा कि सर्वाइकल रीजन में यदि काटेंगे स्पाइनल कॉर्ड को तो रेस्पिरेशन, बिकॉज द फ्रेनिश न्यूक्लियस एंड ऑल दैट इज डिस्टर्ब. तो यदि सर्वाइकल रीजन पे आप विजन करोगे तो एनिमल को आपको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, राइट, आर्टिफिशियल उसको देना पड़ेगा. लेकिन यदि आपने फ्रेनिक नर्व के ओरिजिन के बिलो आपने काटा मिड थोरैसिक रीजन में, तब उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं है. तो हम फिलहाल ये याद रखेंगे कि सर्वाइकल रीजन पे हमने स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांजैक्ट किया है. अब क्या होगा, हमने ये सब देख लिया है. स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसफर करने से स्पाइनल शॉक, एक्टिविटी और फेलियर, ये 3 चीजें होती है. इसको मैं रिवाइज नहीं करने वाला, कि केवल सेलिएंट फीचर्स में बताऊंगा कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी में एनिमल का पोस्चर क्या रहेगा. हम पोस्चर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये अलग अलग प्रिपरेशन है. उससे हम देखेंगे कि एनिमल के पोस्चर पे क्या फर्क पड़ेगा.
कौन से रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है, कौन से एब्सेंट है। तो ये अगर हमें समझना है तो आप ये देख लो, यहाँ पे मैं अभी इसको मिनिमाइज करूंगा कि पोस्चर इन स्पाइनल एनिमल ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्टिविटी स्टेज, मतलब ये जो सेकेंड स्टेज है उस वक्त स्पाइनल शॉक के बाद रिफ्लेक्स एक्टिविटी के स्टेज में पोस्चर कैसा रहेगा और कौन से रिफ्लेक्सेस होंगे। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो रिफ्लेक्सेस हमने जितने लोकल स्टैटिक देख लिया, सेगमेंटल स्टैटिक देख लिया, तो जिन रिफ्लेक्सेस का सेंटर स्पाइनल कॉर्ड में है, राइट, स्पाइनल कॉर्ड में, वो रिफ्लेक्सेस बचे रहेंगे, बाकी सब एब्सेंट हो जाएंगे। तो बेसिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड सपोर्टिंग रिफ्लेक्स, बेसिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड सपोर्टिंग पॉजिटिव नेगेटिव, और ये भी रहेगा। तो ये सभी रिफ्लेक्सेस रहेंगे, राइट, ऑल दीज रिफ्लेक्सेस विल बी देयर। कौन से एब्सेंट होंगे, और बाकी के सभी पोस्चरल रिफ्लेक्सेस एब्सेंट रहेंगे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई। बाकी के सभी पोस्चरल रिफ्लेक्सेस क्यों एब्सेंट रहेंगे जब आपने स्पाइनल कॉर्ड को सर्वाइकल रीजन में आपने ट्रांजैक्ट किया। कैन एनीवन टेल मी द रीजन? रिप्लाई इन द ग्रुप। व्हाई इफ यू ट्रांजैक्ट द spinal cord at the cervical level, all the other postural reflexes are lost? The answer is obvious. आपको ये सोचना है कि बाकी पोस्टरल रिफ्लेक्सेस के इंटीग्रेटिंग सेंटर्स कहाँ पे है, क्या करते हैं वो, राइट। ओके, सो आई वांट यू टू रिप्लाई that what tracts are affected, which tracts are affected। मेनली जो डिसेंडिंग मोटर पाथवेज है उसमें कौन से अफेक्ट होंगे टोन मेंटेन करने के लिए। यस, एनीवन? व्हाट आई एम आस्किंग इज corticospinal is affected, yes, good, 10 seconds. Which are the other significant tracts which are important for tone and posture? Tone posture के लिए कौन से important tracts है? All the extrapyramidal tracts, vestibulospinal, reticulospinal, सभी involved होंगे, एक भी वो नीचे impulse नहीं दे पाएगा, right? So all these pyramidal, all these tracts, extrapyramidal tracts, they are involved, and because of that, see, ये रीजन आपको वाइवा में शायद पूछेंगे कि बाकी के पोस्चरल रिफ्लेक्सेस क्यों नहीं रहेंगे। तो एक तो कि उनका इंटीग्रेटिंग सेंटर जो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका इंटीग्रेटिंग सेंटर जो है वो वेस्टिबुलर और रेटिकुलर न्यूक्लियाई में है। सबसे पहले कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है उनका इंटीग्रेशन मतलब उनका सेंटर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है, राइट। सो that is one reason. Second is all the upper motor neurons. You are transacting all the upper motor neurons, right? So that all those reflexes will be lost. क्योंकि ये जो अपर मोटर न्यूरॉन्स से जो हमने बात की, रेटिकुलोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, ये टोन मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर कटिंग देम तो द टोन एंड द रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो I am swapping between two screens. I hope everyone is able to get it properly. Fine. So now हमने ये स्पाइनल एनिमल देख लिया। अब दूसरा आता है, ओके, तो इसी के पोस्चरल कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने हैं कि स्ट्रेच और सपोर्टिंग रिफ्लेक्स है। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड सपोर्टिंग रिएक्शन आर प्रेजेंट बट दे आर वेरी वीक। ये दोनों बहुत ही वीक होंगे। यही मैं बता रहा था कि एक्स्ट्रा पिरामिडल जो सिस्टम है, एक्स्ट्रा पिरामिडल जो ट्रैक्स है, वो यदि मसल्स, वो जो गामा और अल्फा मोटर न्यूरॉन है उसको अगर इम्पल्स नहीं देंगे तो टोन कम होगा तो ये रिफ्लेक्सेस होंगे लेकिन बहुत वीक होंगे। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एम्फसाइज। एनिमल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स लेग। फाइनल एनिमल अपने 4 पैरों पे खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि
उसका जो वेट है वो खुद अपना वेट सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्ट्रेच रिफ्लेक्स और सपोर्टिंग रिएक्शन है, लेकिन वो वीक है क्योंकि उसको जो है टोन के लिए, टोन मेंटेन करने के लिए हायर सेंटर्स, जो ब्रेन स्टेम में सेंटर्स है, वो उससे उसको इम्पल्सिस नहीं मिल रहे हैं। हमने देखा था पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल और वेस्टिबुलोस्पाइनल टोन मेंटेन करने के लिए, एक्सटेंसर मसल्स का टोन बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि ऊपर से इम्पल्सिस नहीं मिलेगा अपर मोटर न्यूरॉन से, तो ये रिफ्लेक्सिस होते हुए भी बहुत वीक होंगे। So the animal cannot support its weight, animal cannot stand on its legs. This is important. और ये आपको हमें पता ही है कि फ्लेक्सर मसल्स में टोन पहले आएगा और फिर एक्सटेंसर। So this is paraplegia and flexion. If some people are not following this, you can just go through the previous slides, previous presentations, and the previous videos. Things will be clear. Second is role of brainstem. Brainstem में ब्रेनस्टेम को हमने देखा बल्बोस्पाइनल एनिमल बोलेंगे या फिर डीसेरिब्रेट एनिमल। तो इसमें क्या होगा कि ब्रेनस्टेम को हमने सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिक्यूलस के बीच में हमने ट्रांजैक्ट किया। तो शेरिंगटन साइंटिस्ट था, इसने ये सबसे पहले स्टडी किया ये बल्बोस्पाइनल एनिमल को, और उससे जो रिजिडिटी हुई उसको उसने क्लासिकल डीसेरिब्रेट रिजिडिटी कहा। कि मोस्ट ऑफ यू मे नॉट बी एबल टू फॉलो दिस क्लियरली इन द रियल टाइम, स्टिल बी विथ मी, लेक्चर अच्छे से सुन लो, इसका वीडियो आप वापस सुनेंगे तब आपको पता चलेगा, आगे का रिवाइज करोगे तब जाके आपको ये थोड़ा क्लियर होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू मे नॉट हैव रेड ऑल दिस थिंग्स। तो बल्बोस्पाइनल एनिमल और डीसेरिब्रेट एनिमल, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो डीसेरिब्रेट रिजिडिटी इज द क्लासिकल थिंग। ये एग्जाम में वाइवा में पूछेंगे, शायद 2 या 3 मार्क्स के लिए कुछ शॉर्ट नोट आ सके, व्हाट इज डीसेरिब्रेट रिजिडिटी। तो उसके फीचर्स क्या है कि एंटी ग्रेविटी मसल्स है, राइट। एंटी ग्रेविटी मसल्स में स्पास्टिसिटी आ जाएगी। स्पास्टिसिटी मतलब वो उसका टोन बढ़ जाएगा कि व्हेनेवर द टोन इज इंक्रीजिंग इट इज नोन एज हाइपरटोनिया, और इन अदर वर्ड्स इट इज नोन एज स्पास्टिसिटी। सो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आप ट्रांजैक्ट करते हो इंटरकॉलिकुलर लेवल पे, तो कोई स्पाइनल शॉक नहीं होगा, बिकॉज जितने भी सेंटर्स है रेटिकुलर फॉर्मेशन है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है जो मेन, वो सब उस ब्रेनस्टेम के अंदर है। तो अपर मोटर न्यूरॉन्स काफी सारे यहाँ पे प्रिजर्व्ड रहेंगे, so there won't be any spinal shock. This you have to understand, no spinal shock. Decerebrate rigidity, why? Because now I am going to explain you decerebrate rigidity क्यों होती है। तो हमने सबसे पहले देख लिया कि टोन बढ़ाने के लिए 2 ट्रैक है, वेस्टिबुलोस्पाइनल है और पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल, और टोन कम करने के लिए है मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल या फिर लैटरल रेटिकुलोस्पाइनल। अब क्या होगा, अब ये डायग्राम आपको देखना है। दिस इज द कॉर्टेक्स, दिस इज द मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, दिस इज सेरेबेलम। अभी ये सेरेबेलम को हम साइड में रखेंगे। कॉर्टेक्स अभी ये है, यहाँ पे आपने देखा ये पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल फाइबर, और ये मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ऐसे जाएगा। ये टोन को बढ़ाएगा और ये टोन को कम करेगा। यहाँ पे वेस्टिबुलोस्पाइनल नहीं दिखाया, वो मैंने स्पेसिफिक पर्पस के लिए, क्योंकि मुझे ये 2 ही केवल अभी दिखाने थे। बट अंडरस्टैंड दैट वेस्टिबुलोस्पाइनल भी इसी की तरह टोन को इट विल इंक्रीज। वेस्टिबुलोस्पाइनल जो है ये भी टोन को बढ़ाएगा। अब होगा क्यों? होगा ये कि आपने इंटरकॉलिकुलर लेवल पे, ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस है और ये इंफीरियर कॉलिक्यूलस, दोनों के बीच में आपने ट्रांजैक्ट किया, तो ये जो कॉर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स है जो लैटरल आरएसटी को एक्साइटेटरी इन्फ्लुएंस देंगे, तभी तो ये लैटरल आरएसटी जो है टोन को कम कर पाएगा। तो ये आपने ऑलरेडी यहाँ पे काट लिया। व्हेन यू आर ट्रांजैक्टिंग एट द इंटरकॉलिकुलर लेवल, यू आर डिप्राइविंग दिस फाइबर ऑफ द एक्साइटेटरी इन्फ्लुएंस, क्योंकि हमने देखा कि ये इनहिबिट टोन को तभी करेगा जब ही उसको एक्साइटेटरी मिलेगा। तो आपने इसी को ट्रांसलेट कर लिया तो ये चला गया, तो मतलब कि ये टोन को अभी इनहिबिट नहीं करेगा।
दिस फाइबर विल नो लॉन्गर इनहिबिट टोन। अब बचा क्या, ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बचा, और ऊपर से वेस्टिबुलोस्पाइनल भी है, राइट। वेस्टिबुलोस्पाइनल यहाँ से जाएगा, ये यहाँ पे वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होगा और यहाँ से जाएगा। तो अंडरस्टैंड दैट वी हैव ओनली पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन टोन, वी डोंट हैव एनी नेगेटिव इन्फ्लुएंस, सो द टोन इज गोइंग टू इंक्रीज। टोन बहुत बढ़ जाएगा, उसको हाइपरटोनिया बोलेंगे, या फिर दूसरे लैंग्वेज में उसको स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी बोलते हैं, कि बहुत ही लिम्स है जो है बहुत ही वो स्टिफ हो जाएंगे, कड़क हो जाएंगे जॉइंट। आई एम टेलिंग इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज। जस्ट मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ क्या होगा। जस्ट अ सेकंड। यस, यू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज नोन एज डीसेरेब्रेट पोस्चरिंग। एक्सटेंसर मसल्स, मैंने बोला था कि एक्सटेंसर मसल्स है, राइट। ये ट्राइसेप्स है और ये यहाँ पे दिस लोअर लिम्ब मसल्स, ये बहुत ही ज्यादा स्टिफ हो जाएंगे। तो डीसेरेब्रेट जब भी डीसेरेब्रेट पोस्चरिंग होता है, मतलब कि जब भी हमने मिड ब्रेन के दो कॉलिक्यूलस के बीच में ट्रांजैक्शन किया, तब जो भी एनिमल या जो भी पर्सन होगा, ह्यूमन बीइंग, उसके दोनों लोअर लिम्ब और दोनों अपर लिम्ब बहुत ही एक्सटेंसर पोस्चरिंग में आ जाएंगे, एक्सटेंडेड हो जाएंगे। तो ये फ्लेक्शन नहीं है, ये एक्सटेंशन है। यहाँ पे ये देख लो पैर का। तो दिस इज नोन एज एक्सटेंसर पोस्चरिंग, बोथ अपर लिम्ब लोअर लिम्ब। केवल जो हैंड है वही थोड़ा फ्लेक्शन होगा। द हैंड इज प्रोनेटेड एंड इट इज फ्लेक्स। दिस इज नोन एज डीसेरेब्रेट पोस्चरिंग। इन फ्यूचर व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग इन आईसीयू, सम ऑफ यू ब्रेन हेमरेज के कोई पेशेंट्स रहते हैं, उनका पोस्चरिंग ऐसा हो जाता है। ब्रेन हेमरेज या और कोई इंजरीज होती है, तो ये एक अपने आपको स्क्रीन पे दिखेगा। दिस इज नोन एज डीसेरेब्रेट रिजिडिटी। दिस इज डीसेरेब्रेट रिजिडिटी, राइट। तो दिस इज दे आर वेरी स्टिफ। आप यहाँ से बैंड करने की ट्राई करोगे, बहुत ही टफ होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो दिस इज डीसेरेब्रेट। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज द टोन इज एक्साजरेटेड, और जो टोन इनहिबिट करने का जो सेंटर है, उसको ऊपर से इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा, उसको वर्टिकल इन्फ्लुएंस नहीं मिल रहा, राइट। सो दैट इज वन थिंग। एनिमल्स में ये कैसा दिखेगा? एनिमल्स के भी सभी लिम्स एक्सटेंड हो जाएंगे, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स एकदम स्टिफ होकर एक्सटेंड हो जाएंगे, राइट। और आप देख सकते हो कि ये कैट, ये नॉर्मल कैट है, जो नॉर्मल कैट ऐसा खड़ा रहेगा। जब आपने ये डीसेरेब्रेट लीजन प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके सभी लिम्स एकदम एक्सटेंड हो जाएंगे, दे आर वेरी टफ एंड एक्सटेंडेड। और ये जो पूरा टेल है ऊपर चला जाएगा, और ये पूरा ऐसा कॉन्केव हो जाएगा। ये नॉर्मली कॉन्केव नहीं रहेगा, ये नॉर्मली ऐसे रहेगा। अभी ये इसमें भी अच्छे से नहीं है, लेकिन ये पूरा ऐसे चला जाएगा। इट विल बी कॉन्केव entire. All the limbs are extended because of increased tone. This is known as decerebrate rigidity. तो ये जो है एक ये decerebrate rigidity, और ये ह्यूमन बीइंग में कैसे दिखता है, ये एग्जांपल है। अब इसको क्या बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इमेजेस में लिए हैं। ओके, तो ये टोन का आपको समझना है, ये समझने से पहले। और okay, now let me first ask whether clear or not. Is the decerebrate rigidity clear? I want more responses, class. It should be clear to everyone. Decerebrate rigidity commonly पूछा जाता है वाइवा में, ये आ सकता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यदि ना हो क्लियर तो आप ये कुछ समझ लो अच्छे से। डायग्राम ये आज पावर पॉइंट रख दूंगा स्लाइड शेयर पे। सो ओके, सो दैट्स गुड। सो ये एक हो गया। अभी आप ये आगे पढ़ो कि कौन से रिफ्लेक्सेस रहेंगे। तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स तो होंगे ही, जो स्पाइनल एनिमल में जो भी था, राइट। कि वी आर कटिंग बिटवीन द टू कॉलिक्यूलाई, तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स पॉजिटिव, स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज प्रिजर्व। टोनिक लेबिरिंथाइन एंड टोनिक नेक, अभी ये देख लो, स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज स्ट्रांगली पॉजिटिव, क्योंकि टोन ज्यादा है। तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स आप क्लिनिकल हैमर से थोड़ा अगर आप फिक्स करोगे, तो रिफ्लेक्स बहुत ही एग्जाजरेटेड आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव सपोर्टिंग जो स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर है, वो भी आएगा।
क्रॉस एक्सटेंसर है वो भी रहेगा। टोनिक नेक और टोनिक लेबिरिंथाइन जो स्पाइनल एनिमल में नहीं था और जिसका सेंटर मेडुला में है, पोन्स में है, मेडुला में है, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन राइटिंग रिफ्लेक्स जिसका सेंटर मिड ब्रेन में है, हाई मिड ब्रेन में, दैट इज एब्सेंट। अंडरस्टैंड, डीसेरेब्रेट एनिमल के अंदर राइटिंग रिफ्लेक्स नहीं रहेगा। राइटिंग रिफ्लेक्स वोंट बी देयर। राइटिंग रिफ्लेक्स कहाँ पे? यहाँ से राइटिंग रिफ्लेक्स शुरू होता है। तो यू कैन सी दैट मिड ब्रेन जो हाई मिड ब्रेन में है, मतलब कि जो कॉलिक्यूलस के भी ऊपर है मिड ब्रेन का हिस्सा, तो उसमें ये उसका सेंटर है राइटिंग रिफ्लेक्स का, तो वो सभी एब्सेंट रहेंगे। इसका मतलब ये होगा कि डीसेरेब्रेट एनिमल, आप उसको थोड़ा सपोर्ट करके उसको खड़ा रखोगे, वो खड़ा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हिलाओगे तो वो गिर जाएगा और फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। इट वोंट बी एबल टू स्टैंड ऑन इट्स ओन, क्योंकि हमने देखा था राइटिंग रिफ्लेक्स फ्लैट पोजीशन में से खड़े होने के लिए है। तो राइटिंग रिफ्लेक्स नहीं होंगे तो एनिमल गिर जाएगा, तो खड़ा नहीं हो पाएगा। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ह्यूमन बींग्स तो सुपाइन में ही होंगे, क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो 4 पैर पे होंगे नहीं, राइट। तो ह्यूमन बींग्स को तो जैसे आपने देखा कि वो सुपाइन में ही रहेगा, लेकिन एनिमल्स की बात करें तो राइटिंग रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है। डीसेरेब्रेट रिजिडिटी के फीचर्स क्या है? तो टोन बहुत ही बढ़ जाएगा, मार्क्ड इंक्रीज इन द टोन, एंटी ग्रेविटी मसल्स में बहुत ही टोन हो जाएगा आफ्टर द डीसेरेब्रेशन ऑफ द एनिमल। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ ऑल 4 लिम्स, सभी 4 लिम्ब हमारे जो एनिमल के, और वो सभी एक्सटेंड हो जाएंगे। हाइपर एक्सटेंशन। डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ टेल एंड हेड, टेल भी ऊपर चला जाएगा, हेड भी ऊपर चला जाएगा, ये एनिमल की बात कर रहा है। एक्सट्रीम हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन। अभी अगर कोई एनिमल ऐसा खड़ा रहेगा, एक इंग्लिश में एक वर्ड है कैरिकेचर। कैरिकेचर मतलब क्या कि उसी का एक एग्जाजरेटेड वर्जन, सेम उसी चीज का एक एग्जाजरेटेड वर्जन। तो ये मैंने ये बैराक ओबामा का ये फोटो लिया कि बैराक ओबामा कैसा दिखता है, और अभी उसको कार्टून उसका बनाया, कार्टून कार्टून मतलब वो कैरिकेचर, तो वो ऐसा बनेगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एनिमल भी ऐसा रहेगा कि वो नॉर्मली ऐसा खड़ा रहेगा, बट कार्टून उसका वो हो जाएगा। दिस इज कैरिकेचर। ये कैरिकेचर वर्ड बुक में है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। एक्साजरेटेड कैरिकेचर ऑफ स्टैंडिंग, विच इज द फीचर ऑफ डीसेरेब्रेट रिजिडिटी, ये याद रखना है आपको। और आपके बुक के अंदर 2 टाइप के डीसेरेब्रेट रिजिडिटी बताया है, क्लासिकल और इस्चेमिक। मुझे लगता है कि ये स्किप करना चाहिए, बिकॉज दिस इज मोर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट रिलेटेड। And still, if you want to understand, at the end of special senses, I'll explain you this thing. लेकिन पहले एक बार ये जो चीज मैंने पढ़ाई वो पढ़ लो। क्लासिकल और इस्चेमिक के क्या डिफरेंस है, ये क्या होता है, अल्फा रिजिडिटी, गामा रिजिडिटी। I think it is postgraduate related. I'll maybe when time permits, I'll teach you at the end of special senses. So you can skip it for now. So we still have 15 minutes to go. So I'm going to cover a few things. So I think this is clear. Then we can move ahead. तो ये हो गया हमारा डीसेरेब्रेट एनिमल। अभी आएगा एक और लेवल जो मिड ब्रेन के ऊपर, मतलब कि मिड ब्रेन के थोड़ा सा ऊपर, उसको हाई डीसेरेब्रेट बोलते हैं, मेसेनकेफेलिक एनिमल बोलते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, हमने क्लासिकल डीसेरेब्रेट के लिए हमने यहाँ पे ल्यूजन किया, हाई डीसेरेब्रेट के लिए हम यहाँ पे करेंगे। रॉस्ट्रल बॉर्डर ऑफ मिड ब्रेन, रॉस्ट्रल बॉर्डर ऑफ मिड ब्रेन, उसको मेसेनकेफेलिक एनिमल बोलेंगे। व्हाट आर द फीचर? स्पाइनल शॉक नहीं होगा, डीसेरेब्रेट रिजिडिटी भी होंगी, लेकिन एक चीज ये है कि डीसेरेब्रेट रिजिडिटी के साथ एक और चीज होगी, मैं आपको बताता हूँ। एनिमल कैन वॉक, डीसेरेब्रेट एनिमल चल नहीं पाता था, लेकिन हाई डीसेरेब्रेट एनिमल चल पाएगा। he will be able to reflexively perform some action. Second, राइटिंग रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट, बिकॉज मैंने बताया कि राइटिंग रिफ्लेक्स का सेंटर मिड ब्रेन में है, तो उसके ऊपर आपने काटो, आपने मिड ब्रेन को काटा, तो ऑल द राइटिंग रिफ्लेक्सेस आर प्रिजर्व। तो दिस इज वन थिंग दैट एनिमल कैन नॉट ओनली स्टैंड बट ऑल्सो ही कैन वॉक, क्योंकि जो वॉकिंग का जो सेंटर है उसको सीपीजी बोलते हैं, सेंट्रल पैटर्न जनरेटर। अभी आप याद मत नहीं रखो तो भी चलेगा। सेंट्रल पैटर्न जनरेटर मिड ब्रेन में होता है, हाई मिड ब्रेन में। तो वो जो सेंटर है वॉकिंग का ह्यूमंस और एनिमल्स में,
वो प्रिजर्व रहेगा बिकॉज यू आर कटिंग अबाउट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन, एंड सो द एनिमल विल बी एबल टू वॉक। और जब वो वॉक करेगा तब उसकी रिजिडिटी डिसअपियर हो जाएगी। सो decerebrate rigidity is similar to that of bulbospinal, but it will disappear when the limb is performing a reflex activity। ये एक है। थोड़ा सा आपको ये all the concepts you know it will sound a bit tough, लेकिन I believe that if you will give it a single reading, आप एक बार इसको पढ़ोगे अच्छे से, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। There is no confusion at all। लेकिन अभी के लिए थोड़ा ये फोकस करो। कौन से और रिफ्लेक्स? लाइट रिफ्लेक्स, क्योंकि मिड ब्रेन में है, मिड ब्रेन में हमारा ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस है, तो वो लाइट रिफ्लेक्स रिजर्व रहेगा। निस्टैग्मस भी रहेगा। तो मिड ब्रेन में जितने भी सेंटर्स है वो सब प्रेजेंट है। उसके बाद आता है सेरेबेलम। टोन मेंटेन करने के लिए सेरेबेलम का क्या रोल है, हमेशा आपको याद रखना है। आप अपने सेरेबेलम आप जब पढ़ोगे ब्रेन में, एनेट में तो पढ़ लिया होगा, तो आपको पता, ये आपको याद रखना है, सेरेबेलम हमेशा टोन को बढ़ाएगा। और यदि कभी भी सेरेबेलर लीजन होगा, सेरेबेलम का लीजन होगा, सेरेबेलम डैमेज होगा, हमेशा हाइपोटोनिया होगा, टोन कम हो जाएगा। वाई? बिकॉज सेरेबेलम विल फैसिलिटेट द गामा मोटर न्यूरॉन, उसको वो फैसिलिटेट करता है वाया कौन से ट्रैक? तो वेस्टिबुलोस्पाइनल और रेटिकुलोस्पाइनल को वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देगा। तो सेरेबेलो वेस्टिबुलर फाइबर से और सेरेबेलो रेटिकुलर फाइबर से, ये दो फाइबर्स है, राइट। वर्निस और इंटरमीडिएट जो लोब में से ये फाइबर्स निकलते हैं और वो इन ट्रैक्स को कंट्रोल करता है। तो ये आपको याद रखना है। केवल 2-3 चीज याद रखो कि सेरेबेलम टोन को फैसिलिटेट करता है वाया वेस्टिबुलोस्पाइनल एंड रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। सेरेबेलम की लीजन से हाइपोटोनिया होगा, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आता है फाइनल रोल ऑफ बेसल गैंग्लिया। तो यहाँ पे ये समझना है कि बेसल गैंग्लिया के ऊपर हमने जब यदि ब्रेन को लीजन किया तो उसको हमने कॉर्टेक्स को सेपरेट किया बाकी के ब्रेन के हिस्सों से, तो इसको डीकॉर्टिकेट एनिमल कहेंगे, जिनमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स निकाल दिया। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज हिंदू खुराना हैज रिटन समथिंग which I think it has got it from sources, research papers वगैरह, but what I want you to understand is that आप केवल इतना समझो कि डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग क्या होता है सबसे पहले। ओके, सो यहाँ पे हमने ब्रेन को यहाँ पे लीजन किया, अब मैं आपको ये डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग बताता हूँ। एक चीज याद रखनी है, डीसेरिब्रेट में हाथ ये ऐसे रहेंगे और डीकॉर्टिकेट में देयर इज फ्लेक्शन, ये फ्लेक्शन यहाँ पे प्रिजर्व रहेगा। Decorticate posturing में the flexion will be there. That is the only difference between decorticate and decerebrate. Physiologically, what is the difference? Now I will explain. अब यहाँ पे flexion है, तो कौन से ट्रैक काम करेंगे? आपने पिरामिडल ट्रैक काट लिया, क्योंकि आपने कॉर्टेक्स को अगर आपने सेपरेट कर लिया तो कॉर्टिकोस्पाइनल का तो कोई मतलब नहीं है। Can you all tell me what tract is preserved in a decorticate animal? Which tract is preserved? In a decorticate animal, which tract is preserved? थोड़ा आपको सोचना होगा कि कौन सा ट्रैक बच जाएगा। कॉर्टिकोस्पाइनल इज एब्सेंट, वेस्टिबुलोस्पाइनल, ओके, जीत इज राइट, वेस्टिबुलर, और कौन से? Vestibulospinal, then रेटिकुलोस्पाइनल, गुड, रेटिकुलोस्पाइनल फाइन। और कौन सा एक्स्ट्रा प्राइमरी लिया जाए? रूब्रोस्पाइनल, यस, दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। ओके, सो आस्था इज रिटन रूब्रोस्पाइनल। रूब्रोस्पाइनल मैं ढूंढ रहा था। देखो, आपको याद रखना है कि एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक में वेस्टिबुलोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल, ओलाइवोस्पाइनल और रूब्रोस्पाइनल, इसमें से मेन 3 एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक कौन से है? वेस्टिबुलोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल और रूब्रोस्पाइनल। तो रूब्रोस्पाइनल का यहाँ पे काम आता है।
रूब्रोस्पाइनल, अब मैं और क्वेश्चन पूछूंगा, रूब्रोस्पाइनल लैटरल मोटर में है या मीडियल मोटर में? लैटरल मोटर डिसेंडिंग में है या मीडियल मोटर डिसेंडिंग में है? ये आपको आंसर करना है। Which descending system does rubrospinal belong to? Lateral. Yes, rubrospinal belongs to lateral motor descending system. तो यदि वो lateral motor descending system है, मतलब ये साफ हो गया कि वो lateral अल्फा मोटर न्यूरॉन्स है, lateral अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स है, उसको कंट्रोल करेगा, स्पेशली द डिस्टल मस्कुलेचर। डिस्टल मस्कुलेचर मतलब कि flexors of the elbow, extensors of the elbow and the hand। प्रॉक्सिमल और एक्सियल मसल को मीडियल मोटर कंट्रोल करेगा। तो अभी होगा क्या, मैं इस डायग्राम में आपको दिखाया है यहाँ पे, इन अ डी कॉर्टिकेट एनिमल यू आर कटिंग द कॉर्टेक्स, यहाँ पे बेसल गैंग्लिया है, यहाँ पे रेड न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, ये दो तो सेम है कि यहाँ पे आपने पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल, राइट, उसका वो ओवर पावरिंग हो जाएगा, टोन बहुत बढ़ जाएगा, तो बाकी के सभी फीचर्स डी सेरिब्रेट जैसे ही रहेंगे। यहाँ पे ये फाइबर भी कट हो गया, तो बाकी के सभी फीचर्स डी सेरिब्रेट जैसे ही रहेंगे, लेकिन होगा ये कि जब आप इंटरकॉलिकुलर लीजन कट कर रहे थे तभी आपने रूब्रोस्पाइनल को भी काट लिया, लेकिन जब आप एक स्टेप आगे चले गए यहाँ पे तो आपने रूब्रोस्पाइनल को बचा लिया, रूब्रोस्पाइनल को आपने स्पेयर कर लिया। और रूब्रोस्पाइनल को दो तरफ से उसको इन्फ्लुएंस मिलते हैं, कॉर्टिकोरूब्रल और सेरेबेल्लोरूब्रल। सेरेबेल्लोरूब्रल फाइबर्स उसको इंपल्सिस देंगे और वो जो है एक्टिव हो जाएगा और लिम्ब का मतलब कि डिस्टल एक्सट्रीमिटी मतलब एल्बो, उसका फ्लेक्शन होगा बिकॉज ऑफ द रूब्रोस्पाइनल इन्फ्लुएंसेस। This is the last thing which I am going to say. Because of the rubrospinal influences, there will be flexion of the limb. ये समझने के लिए आपको जरूरी है। बाकी एग्जाम में वाइवा में मोस्ट कॉमनली डी सेरिब्रेट रिजिडिटी पूछते हैं। शायद यदि वाइवा में कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी सेरिब्रेट एंड डी कॉर्टिकेट, यू हैव टू एक्सप्लेन द फीचर, राइट। सो डी कॉर्टिकेट एनिमल, यू कैन जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे ये मेन डिफरेंस है कि फुल एक्सटेंशन ऑफ लेग, सेमी फ्लेक्शन एट एल्बो, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सेमी फ्लेक्शन इज बिकॉज ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ रूब्रोस्पाइनल फाइबर, राइट। और बाकी के पोस्टरल रिफ्लेक्सेस सभी रहेंगे, लेकिन हॉपिंग और प्लेसिंग रिएक्शन जिनका इंटीग्रेशन सेंटर कॉर्टेक्स में था वो सभी एब्सेंट है। तो आई थिंक दिस इज इट। और एक लास्ट चीज है कि इट इज व्हेन दिस एनिमल्स आर प्रिजर्व, यू नो द एनिमल डाई आफ्टर एक्सपेरिमेंट। जब भी आप ये एनिमल पे करते हो एक्सपेरिमेंट, when the scientists used to do this experiment, animal died, but a decorticate animal can be preserved for longer time। decorticate animal को आप थोड़े लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व कर पाते हो क्योंकि आपने थैलामस और हाइपोथैलामस को बचा लिया। तो हाइपोथैलामस को बचा लिया तो उसकी वजह से टेम्परेचर और जो उसके विसरल फंक्शन है सभी मेंटेन रहेंगे। हाइपोथैलामस में all the vegetative functions are there, so that is preserved। So I think that's all। And one more thing, ये mechanism of standing in man है, ये डायरेक्टली मैंने इंदू खुराना से लिया है। मैं ऑलरेडी मैकेनिज्म ऑफ स्टैंडिंग मैंने करवा लिया है, तो ये मैं होमवर्क के लिए दूंगा। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट, आई विल स्पेयर 10 minutes on Monday I am going to start special census। if you have any doubt, you can ask me any questions pertaining to this mechanism of standing in man। so I hope I am clear। so I shall end the lecture। was it clear? You can ask any doubts if you have।